Hello everyone. Today I am going to talk about a very common and very interesting topic, that is herpes simplex, and in the next lecture we will go for towards the herpes zoster, that is also known as shingles. Now herpes simplex is also commonly called as fever blister or cold sores. इसकी डेफिनेशन क्या है बेसिकली? जो herpes सिम्प्लेक्स होता है वो एक एक्यूट इन्फ्लामेटरी कंडीशन रहती है जो कि नॉन कंटेजियस होती है और करेक्टराइज्ड होती है बाय फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्ड क्लोजली एग्रीगेटेड वेसिकल्स जो कि एक एरिथेमेटस बेस के ऊपर डेवलप हो जाते हैं। इसे हम कॉमन कोल्ड सोर भी कहते हैं या फीवर ब्लिस्टर, क्योंकि इसके अंदर जब ये स्टार्ट होती है कंडीशन देन यूजुअली ये सिम्टम्स सच एज फीवर, जिसे हम हर्पीस फिब्राइलिस भी कहते हैं, फीवर सोर्स हो जाते हैं और उसके साथ कई पेशेंट्स में कोराइजा या कोल्ड के टेंडेंसी भी साथ में हो जाती है, इसीलिए इसे कोल्ड सोर्स भी कहा जाता है। जब ये होते हैं तो यूजुअली ये मोस्टली स्टार्ट होते हैं ऑन द फेस, नेक, ईयर्स या कॉमनली मोस्ट कॉमन जो एरियाज़ देखे जाते हैं वो माउथ एंड नोज रहते हैं। कई बार ये इवन इंटरनल म्यूकस मेम्ब्रेन्स को भी अफेक्ट करते हैं, जैसे कि टंग हो गया एंड द इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ, एंड इन दोज केसेस पेशेंट्स को यूजुअली फीवर भी हो जाता है और तब इसको हम कोल्ड सोर का नाम देते हैं। जब ये कटारल कंडीशंस के साथ डेवलप होते हैं, दैट मीन्स कि अगर नेज़ल फेरिक्स और नोज़ अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं देन उन केसेस के अंदर पेशेंट को ये कोल्ड सोर्स के साथ प्रॉब्लम डेवलप हो जाता है और उनको कोराइजा हो सकता है, स्नीजिंग हो सकती है, जनरल फटीग या मेलेस हो सकता है। तो इन केसेस के अंदर ये सिम्टम्स उनके डेवलप हो जाते हैं। अब ये जो कंडीशन है इसके साथ कई तरह की पेशेंट को सेंसेशंस फील होती हैं, जैसे कि प्रिकिंग सेंसेशन हो गई, इचिंग हो गई, कई बारी हीट महसूस होती है और कुछ केसेस में जो इरप्शंस होते हैं वो ग्रुप्ड करके उसमें इचिंग ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो बेस रहता है वो काफ़ी रेडनेस रहती है उसमें। और ये जो इरप्शंस होते हैं ये उनकी साइज़ जो है वो वेरी कर सकता है फ्रॉम पिन हेड टू ऑलमोस्ट पी साइज़ इरप्शंस, जो कि कुछ घंटे पहले पैप्यूल्स में डेवलप होता है, यानी कि छोटे छोटे इरप्शंस हो जाते हैं जो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होते हैं और फिर एक फ्लूइड, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड उसमें भर जाता है जिसको हम वेसिकल्स और ब्लिस्टर्स भी कहते हैं। अब ये जो ब्लिस्टर्स हैं विद टाइम लाइक विद इन अ वीक और सो, और डिपेंडिंग अपॉन हाउ स्ट्रॉन्ग द इम्यूनिटी ऑफ द पेशेंट इज़, ये आपस में कोलेस करते हैं और उसके बाद या तो ये इरप्ट हो जाते हैं या फिर कोलेस करके एक येलोइश फ्लूइड कई बार इनमें हो जाता है, या कई बार ये इरप्चर करने के बाद इसके क्रस्ट बन जाते हैं जो कि येलोइश और ब्राउनिश कलर के होते हैं और जो कि कुछ दिनों में अपने आप फॉल आउट हो जाते हैं। Gradually with a longer period of time, maybe about a few weeks time, ये gradually skin जो है वो intact होना शुरू हो जाता है और अपने आप ये healing start हो जाती है। जब ये eruptions होते हैं, जब ये टोन हो जाते हैं क्रस्ट, तो उसमें से भी कई बारी कुछ oozing fluid निकल सकता है। अब ये जो herpes simplex है इसे हम यूजुअली 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ द herpes facialis एंड द नेक्स्ट वन इज़ द herpes genitalis। दैट मीन्स जो फेस पे होता है, नेक पे होता है और आपके अपर बॉडी पार्ट को इन्वॉल्व करता है, दैट इज़ यूजुअली रेफर्ड टू एज द herpes facialis। और जो इरप्शंस ऑन द एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स पे बोथ सेक्सेस के डेवलप हो जाता है, उन केसेस को हम herpes genitalis का नाम देते हैं। और इसके अंदर अगर फ्रिक्शन या हीट या ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है तो ये कई बारी रीअपेयर या रीअकर भी हो सकते हैं। नाउ व्हाट आर द etiology और द पैथोलॉजी ऑफ दिस herpes simplex? Now herpes facialis जो usually develops because of any gastrointestinal disorders, such as in cases of those patients जिनके अंदर हिस्ट्री ऑफ निमोनिया है, इन्फ्लुएंज़ा है, मेनिंजाइटिस की हिस्ट्री है, या टाइफाइड फीवर, टॉन्सिलाइटिस या डिप्थीरिया,
तो उन केसेस के अंदर या फिर कुछ एक्सपोजर टू सडन हीट या विंड या सन रेस, उनके केसेस में भी ये एग्रावेट या ट्रिगर हो जाता है और ये जो है यूजुअली उसके कारण डेवलप होता है। हर्पिस जो जेनिटलिस है वो यूजुअली उन पेशेंट्स में देखा जाता है जिनमें हिस्ट्री ऑफ वेनेरियल डिजीज़ हैं, स्पेशली लोकल इरिटेशन है या अनहाइजीनिक कंडीशंस में पेशेंट है उनके, देन इन दोज केसेस दिस प्रॉब्लम इज सीन। Now let's talk about the susceptibility or the occurrence that occurs, why it occurs, because this usually condition develops because of the low immunity in the patient। तभी हमें ये उन केसेस में ज़्यादा दिखता है जहाँ पे हिस्ट्री होती है इन डिजीज़ की जो अभी हमने मेंशन की है। नेक्स्ट जो है कि पेशेंट के अंदर इसमें एक्वायर्ड ससेप्टिबिलिटी डेवलप हो जाती है जिसके अंदर की सेंसरी नर्व्स ऑफ द स्पेशली द सुपरफिशियल सेंसरी नर्व्स दे गेट इन्वॉल्व एंड उसके कारण जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो नेबरिंग सिंपैथेटिक गैंग्लियंस को इन्वॉल्व कर लेता है एंड जब वो डेवलप हो जाता है दैन हम उसके अंदर जो सीवियर कंडीशन है वो फर्दर एडवांस कंडीशन हो जाती है, दैट इज़ नोन एज द हर्पिस ज़ॉस्टर और द शिंगल्स। अब इसके अंदर स्ट्रक्चरल डैमेज जो नर्व का होता है इन सिम्प्लेक्स इज़ नॉट दैट डिफाइंड एज कम्पेयर टू द हर्पिस ज़ॉस्टर, but usually in herpes zoster the nerves they are more involved and that why that condition is more painful than herpes simplex. Now the probable cause that has not been found as to why that happens, but it has been postulated that it could be due to some toxin development from the virus that causes this condition and that may result in the severe painful condition that occurs. Now how do we diagnose the herpes from other skin diseases? So firstly the differentiating factors from other diseases are like eczema, which is distinguished by its large vesicles with the tendency to dry up without rupture or continuous weaving and it has a shorter course. Then with impetigo it can be differentiated with the crusts that are formed. In herpes they are less elevated and which together with the history of development from the group vesicles would settle the diagnosis. Then zoster is preceded or it is ascended with the sharp neuralgic pains. It is situated on the lines of nerve distribution and is nearly unilateral or of longer duration. It does not tend to reoccur. Also about the herpes genitalis, the primary it may be mistaken with syphilitic chancre, which is usually solitary, indurated and attended with inguinal adenitis, and there is a slight discharge and it has a slower evolution. Now let's talk about the prognosis and the treatment. Now prognosis for the herpes simplex is very good because it is usually a self-containing condition and usually after the acute phase it gets over. Usually the patient recovers completely. However, diet and management is important. Patient immunity should be maintained and they should be given highly nutritious food as far as possible. But there is a tendency in occurring of this condition. Now in case of herpes of the genitals, the fact that the eruption opens due to a venereal infection, it could be there is a probable exposure to any virus before. Also cleanliness is important in case of herpes genitalis. This may be accomplished either by washing the parts with soap and water and then applying either chamomile or some of the powdered boric acid or acetol if friction is present on that part. Now internally homeopathic medicines can also be given which are very useful in this condition and can shorten the duration or the course of the treatment. Like for example, if the patient is having this problem in say it is going to prolong for a month or so, with the homeopathic medicines they can shorten the course and the duration of this treatment to about a week or so.
And so the symptoms that are developed, and basically on the symptomatic treatment only the medicines are prescribed. These include medicines such as arsenic, in which the patient usually have a very severe burning pain, more severely seen in case of herpes zoster. Then there is better by hot applications. Usually the pain is worse during midnight hours or in the afternoon hours between 12 to 1 p.m. Patient is very restless during that time, and also the patient has more restlessness and pain at night. Then there is medicine such as Cantharis, which also has a severe burning sensation, but most oftenly it will be more useful in cases of herpes genitalis, where UTI infections occur along with this condition, and the patient has problem passing the urine, or while passing the urine patient has severe burning pain or dribbling of urine, and patient is very much aggravated. He has very strong anger with that during that episodes. Then there is some other medicines such as Hipersoft, where the sensitivity to touch is very much marked. Patient बहुत sensitive हो जाता है उस टाइम पे, अगर patient के options पे slightest touch भी किया जाता है. उसके साथ patient को coldness feel होती है, body parts उनके ज़्यादा feel होते हैं cold. They are not able to bear the cold, and also they are more sensitive towards the coldness. Then there are medicines such as Natramur, sepia, sulfur, and depending upon what their symptoms are, the medicines can be prescribed. Also medicines such as Artica urins, Thuja, Mesodymium, Rustox, and a few other medicines that are very useful in such conditions, especially if after the herpes the patient develop any rheumatic pains or the pain persists for longer periods of time. So to shorten or relieve the patient from the pain, this is a very useful medicines that can be given. Now, herpes zoster is basically another inflammatory condition that is we will be discussing about in the next lecture, with their diagnosis and the prognosis and other symptoms. Now let's talk about the general management also about this condition. Agar the eruptions are very much large, with the large body surface being involved, especially the face, the neck, the upper part of the body. In those cases, if the eruptions they coalesce and are filled with fluid or vesicles, usually calendula ointments are very useful in that, because applying that will help heal the blisters. If they have already erupted and the crust have already been formed, the patient is usually in very pain, and at that time these calendula ointment or mother tincture diluted in some water, when applied on the surface, helps to heal those eruptions and the skin breaks. Then also there is medicines such as Echinacea mother tincture, or that are helpful in increasing the immunity of the patient. Then medicines such as Variolinum, which is a very important medicine in cases of post-hepatic pains. If the patient has a very severe attack of this herpes, then this medicine given in high potency for a few doses depending upon the severity of the case and the symptoms, in an interval of about a week or so, like once every week or once every thrice a day, helps to reduce the pain to much extent in a very shorter period of time. So if the patient has this problem and the pain persists for maybe 6-7 months, in some patients it has also been seen that the pain persists even for years or even a year or more. In those cases, if this medicine is given after the herpes has healed properly but the pain is persisting, then this will improve the condition of the patient and shorten the duration of the pain. So I hope this was an informative video on herpes simplex, or cold sores or fever blisters as it is commonly known. In case you have any other further information, please contact us at our clinic at Sai Homeopathic Clinic, and we would be happy to help you. Thank you.